जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में अभी एक दिन बाकी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के दिमाग में खलबली मची हुई है। उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। मातोश्री पर अपनी पार्टी के नेताओं को बुला रहे हैं, बूथ रिपोर्ट मंगा रहे हैं और कौन उनसे अभी निष्ठा रखता है इसकी भी एक रिपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जब से एग्जिट पोल आए हैं और उद्धव ठाकरे सबसे कमजोर स्थिति में नजर आए हैं, तो पार्टी में एक हड़बड़ी अफरा तफरी का माहौल है और उद्धव ठाकरे पर अंदर ही अंदर सवाल उठने लगे हैं। उनके नेतृत्व पर, उनके फैसले पर अभी दबे छुपे तौर से नेता बात करने लगे हैं और उद्धव ठाकरे को यही डर है कि एग्जिट पोल अगर एग्जैक्ट पोल में बदल गए, यानी कि नतीजों में बदल गए, तो फिर उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उनकी पार्टी से कहीं वो ही ना धकेल दिए जाए, या उनकी पार्टी में जो अब बचे खुचे नेता हैं वो ही ना उनको विदा कह दे और पार्टी फिर से न टूट जाए। अब उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प होंगे। देखिए, अभी तक जो बैठकें हो रही थी, बैठकें तो वो वोटिंग के पहले से ही ले रहे हैं, लेकिन अब विचार ये हो रहा है कि अगर नतीजे उनके खिलाफ एग्जिट पोल या उससे भी बुरे आते हैं, तो उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होना चाहिए, कौन उनके साथ रह सकता है, कौन नहीं रह सकता है। लेकिन इस बेचैनी में उद्धव ठाकरे को एक डर और है, जो उनके लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी बात थी, कि उनकी राजनीतिक विरासत जो उनको साबित करनी थी, क्योंकि ये चुनाव सिर्फ सत्ता का चुनाव नहीं था उद्धव ठाकरे के लिए, ये चुनाव उनके लिए अपने पिताजी बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत का वारिस साबित होने का भी चुनाव था। लेकिन उद्धव ठाकरे इस चुनाव में खुद को साबित नहीं कर पा रहे हैं, और साबित करते भी कैसे। उद्धव ठाकरे को यह अंदेशा तो था कि उन्होंने साबित करने लायक काम तो नहीं हुए हैं, क्योंकि इस पूरे चुनाव में वो अपने लिए एक सही परसेप्शन नहीं बना पाए, एक नैरेटिव नहीं गढ़ पाए कि वो अब भी हिंदुत्व की विचारधारा में अपने पिताजी की विचारधारा पर चलते हैं। वो तुष्टीकरण करते हुए मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए, और वहीं उनके सामने जो गठबंधन था महायुति, जिसमें एकनाथ शिंदे उनकी विरासत पर दावा कर रहे हैं और पहले ही उनकी पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक, कार्यकर्ता, नेता लेकर वो जा चुके हैं। उस पार्टी में बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे महायुति ने जो नैरेटिव गढ़ा, उसकी काट जो है अघाड़ी उद्धव ठाकरे अंतिम तक नहीं निकाल सके। इस पूरे चुनाव में बीजेपी ने शुरुआत से ही ये रणनीति बनाई और इस रणनीति में दो बातें कही। ये बार बार उनके बड़े से लेकर छोटे नेता ने मंच पर दो बातें कही कि विकास के साथ साथ धर्म युद्ध है। ये बात उन्होंने कही कि सरकार विकास तो करेगी, लेकिन साथ में आपको धार्मिक संरक्षण भी देगी, धार्मिक सुरक्षा भी देगी हिंदुओं को, और इस सुरक्षा की जरूरत क्यों है ये भी बताया गया, क्योंकि जब एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा मजहब के लोग जो है एकजुट होकर राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं, शासन व्यवस्था पर चुनाव के माध्यम से उसे हाईजैक करना चाहते हैं, तो तब अगर वो ये कर लेंगे तो आपके अधिकारों में कटौती और आपके यहाँ पर नागरिक होने पर ही कटौती हो जाएगी। तो ऐसे में आपको एक राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है, क्योंकि वो भी राजनीतिक संरक्षण ले रहे हैं। तो ये सब इस बार बीजेपी ने समझाया और इस पर टिकी रही। देवेंद्र फडणवीस हर मुद्दे, हर मंच पर बार बार वोट जिहाद को उन्होंने समझाया। तो ये बात जो है बार बार हर मंच से समझाई गई, एक नैरेटिव गढ़ा गया, और इनके अगर कुछ नेता भटके भी, बीजेपी के कुछ नेता भटके, उनको अलग तरह का उनमें डर था, लेकिन तो भी जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो पार्टी का बड़ा नेतृत्व है, वो उससे नहीं भटका। और एक एक बात, बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया। योगी आए तो उन्होंने वही बात कही, शिवराज सिंह चौहान या दूसरे नेता आए तो उन्होंने वही बताया, पीएम मोदी आए, अमित शाह आए, कि एक है तो सेफ है और किस तरह सेफ है। तो ये पूरा नैरेटिव जो गढ़ा गया, उसमें जो है अघाड़ी उसमें सिर्फ सफाई देता रह गया। बीजेपी ने पूरा कैंपेन इस पर तैयार किया था, और ये देखिए आप कि ये कैंपेन एक तरह का लिटमस टेस्ट है, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में अपनाया गया, हरियाणा में नहीं। ये इस बार, क्योंकि जो एकजुटता इस बार मुसलमानों की दिखी, उसके आपको काउंटर करने के लिए दूसरे को एकजुट करना होगा, वरना फिर ये चुनाव जो है एक तरफा होने वाला था। तो ये पूरा चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह है
कि बीजेपी को इस मुद्दे को कितना सफल हुई है इसे उठाने में। और इसमें जी बीजेपी की इस कैंपेन में मदद की मौलाना मौलवियों ने। जिस तरह से उन्होंने आक्रामक तरीका अपनाया, अपनी शर्तों को चुनाव से पहले ही, वोट से पहले ही मनवाने की कोशिश की। उलेमा बोर्ड की शर्तें आई और यहाँ मुस्लिम एनजीओ काम पर लगे, नए नए जो है वोटर लिस्ट में नए नए नाम जोड़े जाने लगे, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की बात हुई और यहाँ तक कि 125 करोड़ की इलीगल फंडिंग का मामला भी सामने आया। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो कह रही थी वो सच साबित होता दिखा। ये नहीं था कि सिर्फ हवाई था, कि सिर्फ हिंदुओं को एक तरफ वोट पड़वाने के लिए था, ये हकीकत थी। ये हकीकत पहले से ही थी, लेकिन इस बार मुसलमान जिस तरह खुलकर आए तो ये हिंदुओं ने प्रत्यक्ष देखा। ये साफ दिखा कि किस तरह से एक मजहब के लोग जो हैं वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, एक तरफा वोट देने वाले हैं। तो इसका असर हुआ। और जब विचारधारा का इतना जबरदस्त टकराव हो और इतनी स्पष्टता हो, जहां बीजेपी भी साफ तौर पर एक बात कह रही है, अघाड़ी के कांग्रेस और शरद पवार भी एक बात कह रहे हैं, विचारधारा विचारधारा, तो वहां पर उद्धव ठाकरे के साथ समस्या ये थी कि उनके पास कोई विचारधारा ही नहीं थी। और वो ना तो हिंदुत्व की विचारधारा पर चल रहे थे और ना ही वो तुष्टीकरण की विचारधारा पर पूरी तरह खुद को दिखा पा रहे थे। चल तो रहे थे, हिंदुत्व तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन उन्हें हिंदू के वोट चाहिए थे। लेकिन जब इस तरह से खुला मुसलमानों का समर्थन उन्हें मिला, उद्धव ठाकरे को भी समर्थन देने की बात हुई, तो क्या ये हिंदुओं से छुपने वाला था? लोकसभा में ये नहीं हुआ था। लोकसभा में आपने देखा होगा कि उन्हें समर्थन मिला, लेकिन चुपचाप मिला, जो नतीजों के बाद सामने आया। लेकिन इस बार क्योंकि लोकसभा में इन्हें जबरदस्त सफलता मिल गई थी, मतलब अघाड़ी को, उद्धव ठाकरे को नहीं, अघाड़ी को सफलता मिली थी, तो इस बार मुसलमान और खुलकर सामने आए। उन्हें लगा कि अपने ही वोटों से वो महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। उद्धव का नाम लिया, तो इससे कहीं ना कहीं हिंदू जो उनके साथ फिर भी सिंपैथी की वजह से जुड़े थे, वो उनसे अलग हुए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस मुसलमानों की आक्रामकता पर, मौलाना मौलवियों, उनके संगठनों की इस आक्रामकता पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी और ये उनके खिलाफ गया। और उद्धव ठाकरे को इसी का परिणाम अब आगे भुगतना पड़ सकता है और इसी का उन्हें डर है। नतीजे क्या होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में अभी से डर बना हुआ है, क्योंकि उन्हें तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी मैसेज है, ये चर्चा है कि नतीजे से खराब भी हो सकते हैं। यहाँ तो फिर भी उन्हें 20 से 25 सीटें दे दी गई है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस 10-15 भी हो सकता है, क्योंकि उनके हालात कोंकण में वो साफ है। दूसरी जगह उन्हें उधारी के कैंडिडेट लेने पड़ रहे हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, और यहाँ तक कि मुंबई के इलाके में भी उनको जबरदस्त टक्कर है। यहाँ कांग्रेस भी उनका ढंग से साथ नहीं दे रही थी, जो कि मुंबई उसका गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बीजेपी और शिंदे दोनों से उनका मुकाबला है। अपने बेटे की सीट पर हालत खराब है। तो ये जो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी राजनीतिक विरासत पाने की लड़ाई थी, इसमें वो फेल होते दिख रहे हैं। और देखिए, उद्धव ठाकरे पर सवाल सिर्फ इस चुनाव को लेकर नहीं है, बात ये भी उठ रही है कि उद्धव ठाकरे जो है, इसके संकेत इन्हें लोकसभा से मिल गए थे, लेकिन इन्होंने समझा नहीं। अघाड़ी को भले ही ज्यादा सीटें आई, बीजेपी महायुति गठबंधन इस पीछे रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या मिला? 21-21 सीटों पर लड़कर वो 9 सीटें लेकर आए। ये अघाड़ी के से इतर अगर हम जो है व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करें पार्टियों के, तो उसमें उद्धव ठाकरे जो है असफल हुए। सबसे खराब स्थिति उनकी रही। जो शरद पवार का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे सबसे खराब स्थिति में थे। लेकिन वो समझे नहीं और उन्होंने अघाड़ी की सीटों को देखकर, महायुति की सीटों को देखकर उसे ही अपनी जीत समझ ली। और उनके सलाहकारों में जिन्होंने, जो उनके करीबी है, जिनमें खासतौर से संजय राउत है, वो उनको ये समझाते रहे कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन हुआ है, इस बार तो बीजेपी पिछड़ रही है और महायुति का परफॉर्मेंस खराब रहा, अघाड़ी आगे निकल रहा है, आप सफल हुए हैं। अब आपको सोचना चाहिए था, 21 में से 9 सीटें लाकर आप किस स्थिति पर हैं। आप अंदाजा लगा सकते थे कि आप कहां जा रहे हैं। आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सिंपैथी भी नहीं मिल रही है। और उन्होंने ये बात विधानसभा तक नहीं समझी। जैसे कि राहुल गांधी, अब राहुल गांधी को 99 सीटें मिली। उनके सलाहकारों ने बताया कि 99 सीटें तो बहुत अच्छी है, 54 सीटों से आप 99 पर पहुंच गए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये वो नहीं सोच पाए कि ये सीटें आपको 542 में से मिली है, 99 सीटें, 15-20% आपको सीटें मिली हैं और आप उसे जीत मान रहे हो। अरे, बीजेपी भले ही बहुमत में नहीं पहुंची, लेकिन 240 सीटें अकेले लेकर आई और आप जो है 100 सीटों पर भी नहीं पहुंचे। तो ये है भ्रम, जीत का भ्रम। उद्धव ठाकरे को भी अघाड़ी के अच्छे परफॉर्मेंस में अपनी जीत का भ्रम हो गया और इसका नुकसान उन्हें अब भुगतना पड़ेगा,
क्योंकि विधानसभा तक आते आते उन्होंने कोई सुधार नहीं किया, उनकी स्थिति और खराब हो गई। वो ना ही तो अघाड़ी गठबंधन में कोई मजबूत पार्टी के तौर पर नहीं उभरे, मजबूत नेता नहीं बन सके, उन्हें ज्यादा सीटें नहीं मिली, बड़े भाई नहीं दिख सके, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए, वो हर बार पिछड़ते चले गए। वो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी और ये भी तय है कि कल को अगर बाई चांस ऐसा अगर होता अघाड़ी की सरकार बनने की स्थिति, तो भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये तो तय ही है। और इसके बाद अब उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो है ये लोगों ने, वहां के नेताओं ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। देखिए, ये तो समय के साथ ही सभी नेताओं को अपने भविष्य की चिंता होती है और वो उद्धव ठाकरे पर भरोसा करके उनके साथ रहे थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे असफल निकले तो फिर उन्हें खुद सोचना पड़ेगा। अब उद्धव ठाकरे के भरोसे अब यूबीटी में वो लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में विफल हुए, विधानसभा में विफल होने का तो मतलब है कि आप अब बाला साहेब के राजनीतिक वारिस नहीं हो। यही टेस्ट था उद्धव ठाकरे के लिए, इसलिए चुनाव उनके लिए बेहद अहम थे और उनको अपना जो उन्होंने फैसला लिया था बीजेपी से अलग होने का, वो भी उनको सही साबित करना था। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है, उद्धव ठाकरे की हालत और खराब दिख रही है। ऐसे में उनकी पार्टी के नेता जो 9 सांसद हैं, उसमें से हो सकता है कि 5-6 सांसद ही उन्हें छोड़कर चले जाएं, क्योंकि देखिए ये शिंदे और उद्धव ठाकरे, इनकी पार्टी तो एक ही है, सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। आखिर क्यों इतने खराब प्रदर्शन वाली, सबसे खराब हालत वाली पार्टी में कोई रहना चाहेगा? और ये भी भरोसा नहीं है कि जो विधायक उनके 10, 15, 20 विधायक जीत कर आए, वो भी उनके साथ रहे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर तो अब सवाल उठना ही लगा है। तो अब उनके पास जो विकल्प बचा है, हालांकि अब उनके सलाहकार संजय राउत जैसे सलाहकार क्या सलाह देंगे वो तो वही जाने, लेकिन जो उनके पास विकल्प यही है कि अगर आपको अब अपनी विरासत बचानी है, राजनीति में बने रहना है, विरासत तो गई इनकी, राजनीति में बने रहना है, तो आपको अघाड़ी से अलग होना पड़ेगा। शिवसेना का अलग अस्तित्व स्थापित करो, अलग चुनाव लड़ो, या फिर आप संन्यास ले लो, या अलग रहो, राजनीति से अलग होकर नेतृत्व किसी और को सौंपकर शिवसेना को एकजुट करने की कोशिश करो, वरना आप महाराष्ट्र की राजनीति से आप खत्म हो जाओगे। और आपका बेटा आदित्य ठाकरे जो इस बार चुनाव जीत ले, वही बड़ी बात है। तो आदित्य ठाकरे के लिए भी यहाँ कोई भविष्य नहीं बचेगा, क्योंकि यूबीटी तो आगे टूटने ही वाली है। उसमें नेता जो है अब फिर से उसमें टकराव होगा, क्योंकि जो टकराव की वजह पहले बनी थी कि उद्धव ठाकरे विचारधारा से अलग हुए थे, जब पार्टी टूटी, शिंदे अलग हुए, तो वही बात थी और कोई वजह नहीं थी, विचारधारा की बात थी। एकनाथ शिंदे थोड़े मजबूत नेता थे, तो पार्टी के नेता उनके साथ इकट्ठे हो गए, उन्होंने एकजुट किया और वो अलग हो गए। अब बिल्कुल वही स्थितियां बन रही हैं। उद्धव ठाकरे खुद को साबित भी नहीं कर पाए, विचारधारा से पूरी तरह अलग है और उनकी पार्टी के नेता उनसे खुश नहीं है। और ये चुनाव के नतीजे इस पर, उनकी जो अभी ये राजनीति जो खत्म होने वाली है, उनकी इस राजनीति पर ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।